अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारी लास्ट वीडियो से हमारी पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। इसमें बहुत से अहम तरीन सवालात देखेंगे, बहुत से आम तरीन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन फिज़िक्स का। ठीक है, तो फिज़िक्स से जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज़ कॉल्ड। अच्छा जी, कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी ये चीज़, ये क्वेश्चन आज आ गया है इत्तेफाक से, लेकिन कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं दी हुई होती, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। ठीक है, अब जो है अगर मैग्नीट्यूड भी दिया और डायरेक्शन भी दिया हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ ये कॉल्स मैसेजेस पता नहीं क्यों आते रहते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। अच्छा जी, वो फोर्स जो कि किसी भी दो सरफेस के दरमियान की मोशन के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करती है या कोई भी फोर्स पैदा करती है किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड है, उसके ऊपर गाड़ी चल रही है, तो एक सरफेस हो गया रोड, एक सरफेस हो गई गाड़ी, यानी कि गाड़ी के टायर हो गए। तो ये दो सरफेसेस, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नेगेटिव। अच्छा जी, किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क डन जो है नेगेटिव होता है, तो वो किस वजह से होता है? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, या उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, या उसमें फोर्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब समझ लेते हैं। अच्छा जी, वर्क डन जो है वो वर्क डन बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई बाय डी के। ठीक है, अब एफ मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हम इसको बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक टॉय कार है, आपने एक टॉय कार ली, उसको आप जो है आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, फोर्स लगा रहे हो उस पर, और डिस्टेंस भी वो कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी वो कवर कर रही है, तो आगे जाएगी, है ना। अब एक गाड़ी है जो है, एक टॉय कार है जो रिमोट कंट्रोल है, उसको आपने रिमोट से चलाया, अब वो आगे जा रही है। बट जब वो आगे जा रही है उसी टाइम आपने अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करी आगे से, तो वो आपने रोकने की कोशिश करी यानी कि आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश करी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन यानी कि आप थोड़ा सा उसको रिवर्स करेंगे तो वो रुक जाएगी अपनी जगह, क्योंकि उसके टायर आगे को मूव कर रहे थे, आपने उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करी, आपने उसको रोकने की फ्रिक्शन को कोशिश करी, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आई ना। तो अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फिनोमेना होगा ये हमारा होगा नेगेटिव में, वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हो, तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अच्छा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो रिप्रेजेंट्स है, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास कि कितनी जल्दी जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी स्पीड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है, और कितने टाइम में जो है हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वेलोसिटी टाइम, यानी कि वेलोसिटी ओवर टाइम वो एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या चीज़ होती है कि कितने टाइम में जो है वेलोसिटी हो रही है, मतलब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी हो रही है, ये हमें एक्सीलरेशन बताता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग लाइज। अच्छा, एक यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग का मतलब है एक रिंग है जो बिल्कुल किसी भी मोशन में नहीं है, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है,
अब वो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर होगी, वो ज़रूर उसके सेंटर में ही होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ही होता है कि ग्रेविटी जिस ऑब्जेक्ट की बता रहे हैं उसके सेंटर में होनी चाहिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ रिंग ही होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When light passes from air to glass, it speeds up, slows down, doesn't change, disappears। तो हमें बताना है कि अगर कोई लाइट है, वो हवा में कोई भी लाइट है हमने देखी, अब वो एयर से किसी ग्लास हम आगे ला रहे हैं, एयर से ग्लास में आ रही है, तो जब ग्लास से टकराएगी वो लाइट तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, या बिल्कुल सेम रहेगी जैसे पहले थी, या स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होने वाला है, स्लोज डाउन। जब किसी भी लाइट को हम पास करवाएंगे एयर से ग्लास के अंदर तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पोलराइज्ड वेव्स। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो साउंड वेव्स होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती क्या, जब हम बोल रहे होते हैं ना, जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है यानी कि जो गला होता है, जब गले में से आवाज़ निकलती है ना तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं आवाज़ के साथ। अब वो जो पार्टिकल्स हैं ना वो कभी आगे मूव करते हैं कभी पीछे, नहीं कि बैक एंड फोर्थ मोशन में, जैसे एक पेंडुलम देखें ना, वो कभी यूँ राइट कभी लेफ़्ट मूव कर रहा होता है ना, राइट लेफ़्ट होता रहता है। इसी तरह हमारे जो साउंड के जो पार्टिकल जब हमारे गले से निकलते हैं ना तो वो बैक एंड फोर्थ मोशन में जो है ना मूवमेंट दिखा रहे होते हैं। उसकी वजह से एक वाइब्रेशन पैदा होती है और वो वाइब्रेशन जो है फिर हमारे कानों तक पहुंचती है, और उस तरह की जो वेव्स होती हैं ना उनको बेसिकली वो पार्टिकल्स जो है वेव्स की सूरत में फिर हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें आवाज़ आती है। तो ऐसी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, अच्छा किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अब रेजिस्टेंस क्या होती है और कंडक्टर, कंडक्टर वो होता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो, वो कंडक्टर होता है। ये ज़्यादातर मेटल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मेटल्स एलॉयज़ वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर होते हैं। अब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इनमें से पास हो सकती है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होती है रुकावट। रेजिस्टेंस बेसिकली हम रुकावट को बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ में रुकावट। तो अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करने में जो रुकावट आती है वो किस वजह से आ सकती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो वो आ सकती है लेंथ, अगर कंडक्टर हमारा लंबा है, लेंथ वाइज है, तो उसके अंदर रुकावट होगी। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसकी थिकनेस जो है थिकर है वो, तो उसके अंदर कम होगी। अगर लंबा होगा, लेंथ होगी, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसका तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। और मटीरियल अलग अलग, मटीरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि उसकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है, और मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है वो करंट कहलाता है। अब जब किसी भी वायर होती है उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है ना तो वो चार्जेस में फ़्लो करता है, तो वो चार्ज जब फ्लो कर रहे होते हैं तो उसका जो रेट होता है वो करंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल लिवर इज़ इक्वल टू, किसी भी आइडियल लिवर, लिवर वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए हमारा काम आसान होता है। मतलब उसके अंदर जो हम अपनी एफ़र्ट लगाते हैं ना लिवर ऑन ऑफ करने में, उसकी मदद से हमारा जो वेट है वो लिफ्ट हो सकता है। मतलब छोटा सा एक लिवर इधर उधर करने से हमारा बहुत भारी भरकम वेट जो है वो आगे पीछे हम उसको मूव करवा सकते हैं, लिफ्ट करवा सकते हैं। तो ये लिवर होता है। अब इसका जो एडवांटेज है वो क्या होता है? लोड और एफ़र्ट। इसमें लोड होता है कि आप लोड कितना लोड उससे लिफ्ट करवा रहे हैं, और एफ़र्ट कि आप खुद कितनी एफ़र्ट लगा रहे हैं। तो ये जब लोड और एफ़र्ट डिवाइड होते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है आइडियल लिवर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जल्दी से हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x+2 मल्टीप्लाई x-5 इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर। अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम काफ़ी टाइम से इस तरह के 2-3 वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं।
एक्स प्लस टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हम अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स प्लस टू को, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स के साथ टू है वो प्लस हो रहा है तो इधर चले जाएगा माइनस हो जाएगा, -2। एक्स के साथ इधर 5 जो है माइनस में है तो 0 के साइड चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। तो -2 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक हमारे पास एंगल बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। इसके अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना वो हमें बताने कितने थीटा। तो इसके कितने, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 इधर हो जाएगा, 60 इधर हो जाएगा, 60 डिग्री इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 60 60 180। यहाँ जितने भी कोई सा भी ट्राइंगल हो, अगर इक्विलेटरल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जोन सा भी ट्राइंगल हो, उसके अंदर के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिस्टेंस और फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, कि डिस्टेंस फार्मूला बताना है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। अब डिस्टेंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको पता करने के लिए फार्मूला लगता है। वो फार्मूला कौन सा है? तो फार्मूला होगा हमारे पास हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री इज़। अच्छा, वैल्यू बतानी है किसकी? साइन 30 डिग्री की और कॉस 60 डिग्री की। ठीक है, अच्छा जी, तो साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। ठीक है, ये रहा साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। अब इसकी हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे अलग अलग करके। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। ये आप लोग जो है ना वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा ना। ठीक है, कैलकुलेटर से निकाल के ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी आपको। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1/4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत सिंपल था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक सेकेंड, कहाँ चले गया है? तो फिजिक्स आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -4। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स दिए हुए 3 एंड -4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है एक। ठीक है, जब भी आपने इसके रूट्स अंदर पुट करने ना, 3 और -4 तो दिए हुए, तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, रिमेंबर दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब एक्स के साथ जो है हम एक बार प्लस कर देंगे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए प्लस बी, हम उस वैल्यूज़ को बोल रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। ठीक है, और ये एक्स इस इक्वेशन का ही हिस्सा है, प्लस उसके बाद जो है हम ए और बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगी 0 के। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब ये ए और बी की जगह जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है ना वो आनी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, प्लस ए प्लस बी, ए की जगह क्या आएगा 3 प्लस और माइनस, ये 4 है ना, -4 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए और बी कितना था 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, अब 3 में से माइनस करेंगे तो देखें -4 करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 1 एक्स। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, 1 तो 1 ही है, एक्स तो प्लस माइनस -12। ठीक है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होएगा एक्स स्क्वायर
प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर जो है ना, ये इधर इस जगह पे देखें, इधर से मुझसे एक मिस्टेक हुई है। ये एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूले में था ना, इसके साथ माइनस था हमारे पास, ठीक है, इसके साथ इधर माइनस था। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का बन जाएगा आखिर में आके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, ये रहा स्फीयर, ठीक है। इसका एक वॉल्यूम बताना है कितना होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है किसका, स्फीयर का। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ 3 एक्सपोनेंट 0। अब मैंने आपको एक्सपोनेंट वाला बताया था ना, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी डिजिट हो या कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी जो नंबर हो, उसके ऊपर अगर 0 लगा हुआ है तो वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है जो कि है 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम द मीन ऑफ नंबर्स। अच्छा, मीन ऑफ नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो नंबर दिए होते हैं ना, जिनका मीन निकालना होता है उनको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं, 4 + 6 + 8 + 10 + 12। तो इनको जब हम प्लस कर लेंगे ना तो 4 + 6 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो गया। फिर 8 + 10 कितना हुआ, 18 हो गया। और फिर क्या कर देंगे 12, तो 10 में 18 प्लस करेंगे 28, 28 में 10 प्लस कर देंगे, 28 में सॉरी 12 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, ठीक है, ये रहा 40। अब टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, अब मीन निकालने ना, इनको प्लस कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 5 नंबर से। तो इनको प्लस करने के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो 5 नंबर थे, 5 नंबर से डिवाइड कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 8 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ ताकि जिनको नहीं भी आता वो समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 49, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। अब इधर हम रूट लगा लेंगे, ठीक है, रूट लग गया एक्स स्क्वायर के ऊपर, और इधर भी हमारे पास 49 के ऊपर भी फिर रूट लग जाएगा। और जब रूट लग रहा है तो इधर प्लस माइनस भी आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 49 का अगर रूट निकालें तो हमारे पास आता है 7, क्यों, क्योंकि 7 7 ज़ा 49, प्लस माइनस का 7, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा जी, स्लोप ऑफ लाइन का हमने फार्मूला पढ़ा है ना कई बार, कि क्या होता है, x2 - x1 x2 - x1 डिवाइडेड बाय y2 - y1, ये वाला आई थिंक इसका फार्मूला था। तो स्लोप ऑफ लाइन जब पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ये देखें, ये है हमारी और एक ये है हमारी, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन जब इधर हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हमने क्या करना है, उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जब भी स्लोप ऑफ लाइन किसी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दी एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं एटॉमिक नंबर बताने ऑक्सीजन का, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी 8। 8 जो है ऑक्सीजन का क्या नंबर है, एटॉमिक नंबर है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दी केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम जो है उसको हम किस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम के से शो करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बड़ा कैपिटल के, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग और कंडेंसेशन। अच्छा जी, किसी भी लिक्विड को सेपरेट करना है किसी सोल्यूशन में से। सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन है, जैसे पानी का और जो है ऑयल का एक सोल्यूशन है, दोनों लिक्विड हैं, ठीक है। उसके अंदर से हम चाहते हैं कि पानी और खैर ये तो
पोलर कंपाउंड नहीं है, यानी कि पानी के अंदर कोई भी ऐसा मिल्क है, हमने मिल्क डाल दिया, पानी और मिल्क का एक मिक्सचर बना लिया। अब हम चाहते हैं इसको हम अलग कर दें, या कोई और सोल्यूशन है, कोई भी मिक्सचर है लिक्विड्स का, तो उसको हम चाहते हैं कि उन जो दो लिक्विड्स हमने मिलाए थे वो वापस से हम अलग कर दें। तो उसके अंदर प्रोसेस जो होता है वो बॉइलिंग से हो सकता है या कंडेंसेशन से, बॉईल करके भी हो सकता है, कंडेंस करके भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस का एक नाम होता है, वो क्या नाम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, जो कि है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोल्यूशन से, किसी भी लिक्विड के सोल्यूशन से लिक्विड को अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, जब मैग्नीशियम जो है, यानी कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, मैग्नीशियम को जब हम एयर में, हवा में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वो क्या बनाएगी? तो बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों बनाएगी? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है, तो इस वजह से वो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ लाइटर देन एयर। अब एयर है, उस इन चार ऑप्शन में से बताना है कि एयर से हल्की, वज़न में एयर से हल्की गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारी एयर से बिल्कुल हल्की गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलिमेंट दैट फॉर्म्स डायमंड एंड ग्रेफाइट इज, वो एलिमेंट जो कि डायमंड और ग्रेफाइट प्रोड्यूस करता है, वो एलिमेंट कौन सा होता है जो डायमंड और ग्रेफाइट प्रोड्यूस करता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी जो कार्बन है, कार्बन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो कि डायमंड भी कार्बन से मिलके ही बनता है, कार्बन होंगे तभी डायमंड बनेगा, ग्रेफाइट होगे तभी डायमंड बनेगा। ठीक है, सॉरी, कार्बन होगा तभी ग्रेफाइट बनेगा। ठीक है, तो कार्बन की वजह से ही डायमंड भी बनता है और ग्रेफाइट भी बनता है, इसलिए कार्बन ज़रूरी है डायमंड और ग्रेफाइट के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। अच्छा जी, कोई भी केमिकल चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है? क्या उसकी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्या कोई नया सब्सटेंस बन जाता है? चेंज इन टेम्परेचर होनी, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या कोई चेंज नहीं होता? तो उसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। कोई भी अगर केमिकल चेंज करते हैं हम तो उसका जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एटम हैविंग लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, वो एटम जिसका कोई एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एन आयन बोलते हैं, कैट आयन बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। किसी भी एटम का अगर एक आयन लॉस हो जाए तो उसको हम कैट आयन बोलते हैं, कैट आयन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी बी जो है हमारा करेक्ट होगा। इसका सिंबल होता है प्लस। ठीक है, और जो एन आयन होता है उसका सिंबल होता है माइनस। एन आयन वब होता है जब कोई भी एटम गेन कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन, जब गेन कर लेता है यानी कि जब उसको कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो एन आयन होता है, जब लॉस हो जाता है तो कैट आयन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 14। अच्छा, कार्बन है 14, उसके हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसकी इस फार्मूले की मदद से हम ये न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मास नंबर बराबर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो हमारे पास जो मास नंबर है वो प्रोटॉन हमारे पास कितने होते हैं? कार्बन में 6 होते हैं, ये आपने याद रखना होगा, प्लस न्यूट्रॉन तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और कार्बन का जो मास नंबर है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना? 14, तो ये एम हटा के हम इधर लिख लेते हैं 14। ठीक है, 14 हमारा मास नंबर है। अब न्यूट्रॉन निकालने, न्यूट्रॉन इधर ही रहेंगे जिस जगह पे हैं। जो 6 है ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस 6। तो 14 माइनस 6 जब करेंगे तो हमारे पास 8 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड।
यहाँ ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव बोलते हैं बहादुर को, इसका सिनोनियम बताना है। कॉवर्ड, बोल्ड, वीक, फेयरफुल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बोल्ड। सिनोनियम ब्रेव यानी कि बहादुर का सिनोनियम होगा बोल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल कौन से होते हैं? ए एंड द। ठीक है, तो ही इज़ ए डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज़ आ ऑनेस्ट मैन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्ट में क्या आ रहा है? एच आ रहा है। लेकिन जो ऑनेस्ट को जब हम पढ़ते हैं, जब प्रोनाउंस करते हैं, तो ऑनेस्ट ओ का साउंड आ रहा होता है ना, ऑनेस्ट ओ या ए का साउंड आ रहा होता है। तो ओ या ए जो भी है इसमें जिसका भी साउंड है वो वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो वॉवेल्स में हमेशा एन लगता है, ए एन एन। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ही डिड नॉट नो द आंसर, ही नॉट नो द आंसर, ही डिड न्यू द आंसर। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है, ही डिड नॉट नो द आंसर, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ही डिड नॉट नो द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमें। दे डैश ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सॉरी वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैव ऑलरेडी लेफ्ट, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, दे इज़ ऑलरेडी लेफ्ट, दे आर ऑलरेडी लेफ्ट। तो हैव जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट वर्ब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री बोलते हैं किसी भी जीत को, इसका उलट बताना है। जीत का उलट क्या होता है? हार, किसी चीज़ में हार जाना। तो हारने को बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लूज़ लगाएंगे, तो लूज़ नहीं होगा, लूज़ कोई चीज़ खो देना होता है। हारने को बोलते हैं डिफीट। ठीक है, तो डिफीट हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन पुट करने ही डिपेंड्स डैश हिज फादर, यानी कि वो अपने फादर पर, अपने वालिद पर जो है डिपेंड करता है, अपने वालिद पर इन्हिसार करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑन जो है ओ एन ऑन, ऑप्शन नंबर सी पर, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सन राइजेस डैश द ईस्ट। इसके अंदर भी करेक्ट प्रपोजिशन लगाना है। सन राइजेस, सूरज ईस्ट से जो है तुलू होता है। ठीक है, तो ईस्ट से तुलू होता है, तो इसके अंदर इन जो है वो करेक्ट प्रपोजिशन होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। ही इज़ फॉन्ड ऑफ डैश नॉवेल्स। अच्छा, उसको बहुत मोहब्बत है, उसको बहुत जुनून है नॉवेल्स पढ़ने का, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीडिंग। तो ऑप्शन बी जो है रीडिंग जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रीड भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, रीड्स भी हो सकता है, रीडिड भी हो सकता है, बट यहाँ जो करेक्ट वाला जो हेल्पिंग सॉरी जो वर्ब लगेगा ना, करेक्ट वर्ब जो लगेगा वो होगा रीडिंग। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी। शी सेड आई विल गो टुमारो। अब देखें, शी सेड आई विल गो टुमारो। अब जब ये जो कॉमास लगे हुए हैं ये हटते हैं तो दैट लग जाता है। ठीक है, शी सेड दैट हो गया। आई विल है, तो आई विल यानी कि ये शी, आई जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर? शी है, यानी कि वो लड़की है, तो आई जो है वो शी में बदल जाएगा। शी सेड दैट शी विल जो है वो हमारा वुड में चेंज होता जाता है, तो शी वुड हो जाएगा। शी वुड गो एज इट इज़ रहेगा। टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे में। ठीक है, नेक्स्ट डे। तो क्या सेंटेंस बन गया हमारा? शी सेड दैट शी वुड गो नेक्स्ट डे, गो द नेक्स्ट डे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, शी सेड दैट शी वुड गो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। अच्छा जी, इसके अंदर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें वर्ड की। डेफिनेटली की जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी है, वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है।
जो कि है DEFINITELY, डेफिनेटली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जीके के कुछ। ठीक है, जनरल नॉलेज के नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला है नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, देवदार। देवदार जो है वो हमारा नेशनल ट्री है, इनके कौमी दरख्त है। टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान 4। ठीक है, टोटल कितने प्रोविंस है पाकिस्तान में? 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेजिडेंट यानी कि सदर कौन थे पाकिस्तान के सबसे पहले? इस्कंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान बाई कैपेसिटी। सबसे बड़ा डैम जो है वो कौन सा है? तरबेला डैम। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन इज़, कौमी एयरलाइन जो है वो कौन सी है पाकिस्तान की? PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है, PIA। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इस्लाम, ऑप्शन ए। नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, शलवार कमीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैव नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1970। वैसे कौन से पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे जिनको 1979 में फ़िज़िक्स के अंदर, फ़िज़िक्स में क्या मिला था? अवार्ड मिला था। कौन से थे वो? डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। ठीक है, एक सेकंड, कॉल्स आ रही है, कॉल को कट करते हैं। हाँ, तो अब्दुल सलाम जो थे उनको क्या मिला था? 1979 में अवार्ड मिला था। हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान, हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा होता है पाकिस्तान में? निशाने हैदर होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है, सॉरी सिविल अवार्ड बोला है ना यहाँ पर, तो सिविल अवार्ड हमारा निशाने हैदर नहीं होगा, इधर निशाने पाकिस्तान लिखा हुआ है। सॉरी, मैं भी कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा आज। निशाने पाकिस्तान जो है हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। जो निशाने हैदर है वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है, लेकिन जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड होता है वो होता है निशाने पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ अप्रॉक्सीमेटली, सबसे ज़्यादा एरिया जो है पाकिस्तान का, सॉरी टोटल जो एरिया है पाकिस्तान का वो कितना है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है 796,096 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए पर 796,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड अल्लाह हाफ़िज़।